कैसे हैं आप लोग? आज मैं पता है क्या पढ़ाने वाला हूँ? गेस करो, गेस करो क्या है? सेल। सेल क्या है आपको पता है? मैं आपको समझाने वाला हूँ सेल है क्या, सेल का टाइप कितने होते हैं, कितने प्रकार के सेल होते हैं, यही सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आप फोकस एंड डेडिकेशन के साथ पढ़िए। ठीक है, सेल के बारे में अब मैं बताने वाला हूँ। मैं इजी लेवल से पढ़ा रहा हूँ कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे बॉडी का सबसे सबसे बोलते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट है, ठीक है ना, सेल, जिससे हमारा बॉडी बना हुआ है। ठीक है, इसी को बोलते हैं सेल। अगर इसको हाई लेवल में अगर बोला जाए तो सेल है क्या, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस करता हूँ। द सेल द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर जीव जंतु में सबसे स्मॉलेस्ट बोले ना, अभी स्मॉलेस्ट यही होता है। स्मॉलेस्ट मतलब क्या? सबसे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि सेल का खोज किसने किया है, डिस्कवरी कौन किया है सेल का। ठीक है, उसके बाद देखिए कि सेल का डिस्कवरी कौन किया है। ठीक है, द सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक आया कहाँ से? ये कौन थे रॉबर्ट हुक? ठीक है, ये एक साइंटिस्ट है। ठीक है, इसी ने डेढ़ सेल का खोज किया था। जैसे कि उनका मतलब जब उनको मतलब बताया गया है कि रॉबर्ट हुक कैसे सेल को डिस्कवर किए। उनको देखे कि एक मधुमक्खी का छत्ता, आप लोग तो देखते क्यों होंगे, घर आप लोग का घर अगर गांव में हो चाहे शहर में हो, वहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसको बोलते हैं बी हाउस, मतलब मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है ना, उसमें देखा होगा कि मधुमक्खी के छत्ते में एकदम होल छेद होता है, मतलब होल टाइप का होता है, उसको बोलते हैं कॉर्क। ठीक है ना, उस कॉर्क को देखते हुए रॉबर्ट हुक ने कहा कि इसमें है क्या। वो कॉर्क को देखते हुए मतलब एनसीईआरटी के लेवल में पर जाइएगा तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो चीज़ कि उसमें कि रॉबर्ट हुक कैसे देखे, उनके माइंड में क्या चला। ठीक है ना, तो रॉबर्ट हुक ने बताया कि मधुमक्खी के छत्ते से एक्सप्लेन किया अपने माइंड को कि एक सेल भी ऐसा ही हो सकता है जो अंदर मतलब कॉर्क जैसा दिखता हो, अंदर सा सेल मेम्ब्रेन हो, मतलब अंदर बाहर का सेल मेम्ब्रेन हो, अंदर का फ्लूइड हो, उसके बाद न्यूक्लियस हो। उन्हीं को इमेजिन किया और बताया कि सेल है क्या। मतलब पहले की देखा जाए तो पहले में माइक्रोस्कोप नहीं था। ठीक है ना, पहले माइक्रोस्कोप देखा ही नहीं गया था कि माइक्रोस्कोप छोटे छोटे जीव से मतलब छोटे छोटे जीव को देखा जाता। ठीक है ना, उसमें नहीं था, तो रॉबर्ट हुक को उतना नहीं हुआ कि देख सके, वो पता कर सके उसका मतलब उन्होंने बस बताया कि सेल एक चीज होता है, सेल नाम दिया। ठीक है ना, कि द सेल डिस्कवर्ड किया रॉबर्ट हुक 1965 में। ये बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, चाहे 11th हो चाहे 12th हो 9th में हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेढ़ सेल का खोज किसने किया। डेढ़ सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। फिर आते हैं सेल डिस्कवर्ड थ्योरी बताता हूँ। सेल डिस्कवर्ड थ्योरी है क्या? सेल डिस्कवर थ्योरी अगर देखा जाए तो उतना आपको क्लास एनसीईआरटी में नोट पॉइंट में लिखा है कि सेल थ्योरी है क्या। सेल थ्योरी जो फेदर मतलब जो दिए हैं वो स्लेडन एंड स्वान साहब ने दिए थे। देख यहाँ पर लिखा हुआ स्लेडन एंड स्वान साहब, वो 1838 में और 1839 में। ये जो दोनों व्यक्ति जो है ये एक एनिमल और प्लांट के बीच मतलब बताया कि एनिमल में सेल, ठीक है, सेल होता है और प्लांट में सेल भी होता है। ठीक है ना भाई, प्लांट में एक कवच मतलब प्रोटेक्ट करता है प्लांट को। क्या प्रोटेक्ट करता है? सेल वॉल हमारे ह्यूमन में नहीं पाया जाता है, एक प्लांट में पाया जाता है कि सेल वॉल मतलब क्या होता है। सेल वॉल कह रहा है कि प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि हम लोग जाते हैं तो अपने एंटीवायरस जो भी वायरस को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है सेल वॉल। ठीक है ना, बस इतना याद रखिए कि सेल थ्योरी किसने दिया था। दो बायोलॉजिस्ट थे, स्लेडन एंड स्वान साहब ने, जो सेल थ्योरी दिए थे। ठीक है, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ कि न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस है क्या, न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस अगर बताया जाए कि न्यूक्लियस सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस। इनका खोज किसने किया? फिर एक साइंटिस्ट आए, फिर बोले कि सर कितना साइंटिस्ट आए, कितना खोज किए। भाई बायोलॉजी है, बायोलॉजी में हर एक साइंटिस्ट अलग अलग सब खोज करता है। ऐसा नहीं है कि एक साइंटिस्ट अनेक की खोज कर दिया, नहीं, ऐसा कभी खोज नहीं हुआ है। हर एक साइंटिस्ट अलग अलग खोज किया। जैसे कि मेंडल साहब जेनेटिक्स के बारे में बताएं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये सब आपको पढ़ना नहीं है, ये सब पढ़ना आपको 12th में है। अभी जो पढ़ना है वो बता रहा हूँ। ठीक है, सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है ना,
मतलब सॉरी मिस्टेक हो गया कि सेल रॉबर्ट ब्राउन नहीं देता, मतलब न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किए थे? 1831 में। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस पाया जाता है कब, कहाँ पाया जाता है, सेल के अंदर पाया जाता है, वो भी कहाँ पाया जाता है, मतलब सेंटर पाया जाता है। और न्यूक्लियस का वर्क क्या होता है वो आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, अब इतना कुछ पॉइंट है जो आपको मैं बता रहा हूँ। द ऑल प्लांट एंड और एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सेल हो चाहे प्लांट हो, जितने भी मतलब प्लांट एनिमल्स जितने बने हुए हैं सब सेल के बने हुए हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद आते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो अभी मैं बताया सबसे सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है हमारे बॉडी का। ये अगर आपको और समझना है डीपली में कि सेल है क्या, तो अगर मैं एग्जांपल बताऊं कि घर घर आप जब बनते देखे हो तो इसमें ईटा सब जोड़ मतलब ईटा सब जोड़कर ही घर बनता है, तो उसको आप ईटे के मान लो सेल। ईटों का मतलब अगर ईटा नहीं रहा तो घर का स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, घर बनेगा कैसे? देखो कि घर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ईटा होता है, और उसे हमारे सेल इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी को बनाने के लिए। ठीक है, आप इतना ही समझो। फिर मैं एक डायग्राम लेके आया, एनसीईआरटी का डायग्राम है, एकदम सेम हुआ वही डायग्राम है। इसमें बताया गया कि देखिए ये सेंटर में जो है न्यूक्लियस है, फिर उसके बाद यहाँ सेल है, इसी को अब इतना ही जानिए। फिर उसके बाद अगले लेक्चर में बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आए फिर एक और साइंटिस्ट है पुरकेंजे साहब। ठीक है, वो क्या किया, फिर बोलेंगे सर ये कौन है, अब ये प्रोटोप्लाज्म में क्या है, फिर फ्लूइड सब्सटेंस है क्या। देखिए हमारे देखिए सेल की अगर बात किया जाए तो सेल के अंदर एक देखिए देखिए यहाँ पे सेल है। ठीक है, फिर यहाँ पे न्यूक्लियस है। ठीक है, फिर इसके अंदर लिक्विड पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है ना, इसी को अगर प्रोटोप्लाज्म में कहते हैं। ठीक है ना। अगर स्ट्रक्चर बताया जाए कि देखिए ये सेल हो गया आपका सेल, फिर उसके बाद न्यूक्लियस। ठीक है, फिर उसके बाद ये फ्लूइड, अब फ्लूइड का नाम क्या हुआ आपको पता है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक और बनाना चाहूँ, यहाँ पर छोटा सा क्या है, ये तुम्हारा आपका क्या है, ये आपका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म भी होता है। ऐसा नहीं कि हमारे सेल एक चीज से बना नहीं हुआ है, बहुत मिक्सिंग सब्सटेंस है। ठीक है ना। अगर इसके बारे में और डीपली पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से जानकारी आपको होना चाहिए कि सेल है क्या। फिर उसके बाद है सेल थ्योरी रिप्रेजेंट बाय टू बायोलॉजिस्ट रेडर एंड स्वान। ठीक है, फिर सेल थ्योरी फेदर बाय एक्सपेंड बाय बिरको साहब। देखो सेल थ्योरी देने के लिए तो दे दी है, ठीक है ना, बाकी उसको एक्सपेंड कौन किया, बिरको साहब, एक साइंटिस्ट है बिरको साहब, जो 1855 ईस्वी में सजेशन दिए, क्या सजेस्ट किए कि ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री इजिप्शियंस। इनका कहने का अर्थ हुआ ना कि ऑल सेल्स अराइज फॉर प्री इजिप्शियंस का अर्थ हुआ कि मान लिया जाए कि देखते हो कि हम लोग गिरते हैं, हम लोग का बॉडी डैमेज होता है, फिर उसमें मतलब जख्म बन जाता है, फिर वो ठीक हो जाता है। क्यों? डेड सेल से न्यू सेल बना ना, इसका अर्थ यही हुआ। अगर मान लीजिए कि अगर घर का कंस्ट्रक्शन खराब हो जाए तो फिर नया ईटा जोड़ते हैं उसमें, तो घर का स्ट्रक्चर फिर सही होता है। ऐसे मान लो कि अगर हम बॉडी पार्ट का कोई भी डैमेज पार्ट, मतलब बॉडी में कोई डैमेज पार्ट खराब हो जाए तो डेड हो गया, फिर उसको नया बनने के लिए हमारे बॉडी में प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए कि उसको रिकवर कर सके। ठीक है, उसी को इसमें यहाँ पर लिखा गया कि ऑल सेल्स अराइज फॉर प्री इजिप्ट सेल, जितने ऑल सेल्स हैं फिर अराइज कर सकते हैं न्यू सेल्स में। ठीक है, फिर आते हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब बताइए कि यूनिसेलुलर है क्या, मल्टी सेलुलर है क्या। आप बता सकते हैं, आप कमेंट बताइए कि यूनिसेलुलर है क्या, मल्टी सेलुलर है क्या। मैं बताऊंगा, आप कोशिश ट्राई कीजिए कि यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में डिफरेंस क्या हो सकता है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर नाम कहाँ से आया। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर वायरस अब कोरोना वायरस तो जान में करते 2020 या कभी 2019 में आया। ठीक है, वायरस है क्या, ये सब अभी मैं बता रहा हूँ, ये दोनों के बारे में बता रहा हूँ कि यूनिसेलुलर है क्या। अगर यूनिसेलुलर के बताए जो एक सेल का बना हुआ, जैसे कि मेकिंग फॉर वन सेल। ठीक है, जैसे कि अमीबा का नाम सुना होगा कि बोले सर अमीबा क्या है, अमीबा है क्या। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना, वो अमीबा कभी एक बार होता है कि अमीबा का जो शेप है ना वेरिएबल होता है, वो कभी एक शेप में रह ही नहीं सकता है। ठीक है ना, कभी उसका देखिएगा अमीबा की कभी गोल रहेगा, कभी लंबा रहेगा, कभी रोड शेप का रहेगा। ठीक है, अमीबा इसी को यूनिसेलुलर के नाम से जाना जाता है। अब मल्टी सेलुलर तो एग्जाम्पल आपको दिए, ह्यूमन, गॉड, एलिफेंट, ये मल्टी सेलुलर है। अब मल्टी सेलुलर है क्या, मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारा सेल, मतलब बहुत सारे सेल से बनकर, मतलब हर एक प्रकार के सेल से बनकर उसको मल्टी सेलुलर कहेंगे। मतलब
बहुत सारे सेल्स मिलकर एक बॉडी स्ट्रक्चर तैयार किया, ठीक है, उसी को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन हो गया, गोट हो गया, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु मान लो क्या है, ठीक है, उसी को मान लो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो, इसको आपको याद रखना है कि यूनिसेलुलर है क्या। यूनिसेलुलर, हाँ, इसका मतलब कि देखो आपको क्वेश्चन में ये आएगा 9th के क्लास में कि पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है क्या, ये आपको डिफाइन करना होगा। तो बस आपको डिफाइन करना होगा तो आप लिखिएगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज मेकिंग फॉर वन सेल, ठीक है, एक सेल का बना होता है। एग्जाम्पल अगर उसको लिखना हो तो अमीबा लिखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद है वायरस। वायरस है क्या? अगर वायरस का अगर मैं बताया जाए कि वायरस है ना कि वो सेल का बना हुआ नहीं रहता है, ठीक है। वायरस का अगर बताया जाए कि अगर मैं मान लें कि मैं यहाँ पर मैं मार्कर है, ठीक है, मार्कर है, यहाँ पर जब वायरस यहाँ पर बैठा होगा ना, ठीक है ना, वायरस जो वहाँ पर बैठा होगा वो उसके अंदर लिविंग सोल नहीं कर रहा होगा, वो जीवित नहीं है। क्यों जीवित नहीं है? कि एटमॉस्फेयर के वातावरण में तो जीवित नहीं है, मतलब एटमॉस्फेयर के बाहर जो वायरस प्रेजेंट है, कोई भी टेबल कुर्सी अगर वहाँ पे इन्फेक्टिव है, वहाँ पे वायरस आपको पता दिखेगा नहीं, वायरस वहाँ पे है, बाकी क्या है वो कि वो लिविंग नहीं है, वो मतलब जीवित नहीं है। अगर आपके बॉडी में अगर आता है तो वह जीवित हो सकता है, वो अपना फंक्शन शुरू कर सकता है वायरस, ठीक है। आपको इतना याद रखना है कि वायरस आर द एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी, दे हैव द नो सेल्स। ये एक्सेप्शन कहानी है सेल थ्योरी में कि वायरस के अंदर सेल नहीं होता है। आपको इतना याद रखना है कि वायरस के अंदर सेल्स नहीं होता है। और वायरस कब कार्य करता है? वायरस अगर एटमॉस्फेयर में रहेगा, चाहे कोई भी मतलब कोई, जैसे कि यहाँ पर वायरस है, मैं दिख नहीं रहा, यहाँ पर यहाँ टच किया, मेरे बॉडी में आया, अपना जो फंक्शन था वो शुरू कर दिया। अब मेरा एंटीबॉडी बनाना तोड़ना सब शुरू कर दिया, मेरे अंदर बीमारी फैलाना शुरू कर दिया। बाहर में था तो उसके पास कोई मतलब लिविंग नहीं था, जब मेरे बॉडी में आया तो लिविंग बन गया, ठीक है। इतना याद रखना चाहिए कि वायरस आर द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी एंड दे हैव द नो सेल्स, ठीक है। और मैं आपको समराइज कर देता हूँ कि सेल के बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं, सेल थ्योरी कौन दिए, सेल का खोज किसने की है, फिर न्यूक्लियस का खोज किसने की है। आज इसको हम एक बार में समराइज करता हूँ, अगर आराम से देखिए सब समझ आ जाएगा कि सेल्स द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट हमारे बॉडी का होता है सेल, ठीक है। फिर सेल का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक 1665 में। और ये रॉबर्ट हुक क्या 1.5 सेल का खोज किए थे, ठीक है। ये आपको दिमाग में बैठाना है कि 1.5 सेल का खोज किसने किए थे? रॉबर्ट हुक ने। कब किए थे? 1665 में किए थे, ठीक है। फिर न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, मतलब न्यूक्लियस का जो खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। ये भी आपको याद रखना है, ये सब क्वेश्चन जरूर पूछेगा एग्जाम में, आपको बस याद से देखना है और लिखना है और सही सटीक आंसर मार के आना है, ठीक है। फिर उसके बाद आया, फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया है कि यहाँ पर जो आपको जो देख रहा है पॉइंट, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर जो ये है सेल है, ठीक है ना, ये सेल है। फिर उसके बाद आया कि पुरकेंद्र साहब जो 1839 में प्रोटोप्लाज्म में फॉर द फ्लूइड स्ट्रक्चर, ये फ्लूइड स्ट्रक्चर दी है जो पुरकेंद्र साहब थे। जो ये भी आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, अगर सीबीएसई के बच्चे होंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पुरकेंद्र साहब 1839 में ये टर्म बाय द प्रोटोप्लाज्म, ये टर्म दिए प्रोटोप्लाज्म का, ठीक है ना, फॉर दी फ्लूइड सब्सटेंस, ठीक है, फ्लूइड सब्सटेंस का ये टर्म दिए पुरकेंद्र साहब, ठीक है। फिर उसका सेल थ्योरी, प्लांट एंड एनिमल्स प्रेजेंटेड बाय 2 बायोलॉजिस्ट, मतलब सेल थ्योरी को प्रेजेंट किए 2 बायोलॉजिस्ट आए, कौन? स्लेडन एंड स्वान साहब। स्लेडन 1838 में और स्वान 1839 में आए, जो सेल थ्योरी को बताएं, ठीक है। फिर सेल थ्योरी वाज द फर्दर एक्सपेंडेड बाय विर्को साहब भी आया 1855 में, जो सजेस्टिंग क्या किए? द ऑल सेल्स अराइज फॉर प्रीविजिट सेल्स। ये क्या कहने का था कि जितने सेल्स है, जो ऑल सेल्स है वो नए सेल्स बनाएंगे, इसका अर्थ यही होता है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्रीविजिट सेल्स, ठीक है। फिर यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में आपको डिफरेंस बताया कि यूनिसेलर क्या होता है, यूनिसेलर क्या होता है जब जो एक सेल का बना होता है, मल्टीसेलर क्या होता है जो अनेक सेल से बना होता है, मतलब सब सेल, मतलब अनेक से मतलब क्या समझते हैं कि अनेक, मल्टीसेलर मतलब कि हर मतलब सब सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है, उसी को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वायरस आर द एक्सेप्शन। वायरस एक ऐसा एक्सेप्शन है सेल थ्योरी में जो उसके पास सेल्स हो ही नहीं है, सेल्स है ही नहीं है, ठीक है ना, कि बोलो कि वो लूल्हा लग रहा है बिना सेल्स को जीवित है,
बाहर में भी जाओ तो सेल से जीवित है। अगर मेरे बॉडी पार्ट में आ गया तो लिविंग कर सकता है, अपने आप को जीवित कर सकता है, अपना फंक्शन हमारे बॉडी में क्रिएट कर सकता है, हमको एंटीबॉडी को तोड़ सकता है, मतलब हमको अपने बॉडी को डैमेज कर सकता है वायरस। ठीक है, द वायरस आर द एक्सेप्शन फॉर सेल थ्योरी, दे हैव द नो सेल्स। ठीक है, ठीक है, और आज के लिए इतना ही। फिर अगर नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा कि कितने मतलब सेल के बारे में और जिक्र करूंगा, कोशिश करूंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया उतना लेवल तक मैं पढ़ा सकूं। ठीक है, ओके देन बाय, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।